एक लड़का जिसका नाम ओमकार होता है पूरे 2 साल बाद आज अपने देश भारत लौट रहा था। हवाई जहाज से उतरने के बाद वो दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर जाता है और ट्रेन में बैठकर अपने शहर के लिए रवाना हो जाता है। ट्रेन ओमकार के शहर रायबरेली से पहले ही एक स्टेशन पर कुछ समय के लिए रुकती है। करीब 30 मिनट के लिए वो ट्रेन यहाँ ब्रेक लेती है तो ओमकार सोचता है कि अभी तो काफ़ी समय बचा है, क्यों ना स्टेशन से कुछ खाना पीना लेकर खा लिया जाए। वो ट्रेन से उतरता है, जैसे ही स्टेशन पे जाता है तो क्या देखता है कि उसी के बूढ़े माँ बाप और उसकी पत्नी रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहे हैं। वो लोग ओमकार को देख नहीं पाते और भीख मांगते हुए उससे कहते हैं कि साहब कुछ पैसे दे दीजिए, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। ओमकार जब अपने माँ बाप की ऐसी दुर्दशा देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पत्नी जब अपने पति को देखती है तो वही रेलवे स्टेशन पर रोने लगती है। दोस्तों, ऐसी क्या दुविधा आन पड़ी थी जो ओमकार के विदेश जाने के बाद उसके माँ बाप और पत्नी को भीख मांगनी पड़ी। दोस्तों, ये दिल को चीर देने वाली कहानी, बड़ी ही दुख भरी कहानी है। एक बार थोड़ा समय निकाल के पूरी कहानी सुनिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे आस पड़ोस में भी ऐसे ही लोग रहते हैं जो अपने माता पिता और पत्नी के साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के रायबरेली की है। ओमकार एक ठीक ठाक परिवार का लड़का था और उसका कामकाज भी अच्छा चलता है। उसका एक और भाई था जिसका नाम था योगेश। दोनों का विवाह भी हो जाता है, लेकिन ओमकार की जो भाभी थी वह थोड़ा तेज तकरार स्वभाव की थी। योगेश की शादी पहले ही होती है और ओमकार की शादी उसके बाद होती है। चूँकि घर में वह बड़ा था, पत्नी घर में आती है तो पहले ही कर्क मिजाज की थी। बड़ी ही रोमांचक कहानी है दोस्तों, बस सुनते जाइएगा, क्योंकि भाभी के चक्कर में आकर देवर कुछ भी याद नहीं रखता, सब कुछ भूल जाता है। ओमकार के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वो अपनी भाभी के इशारों पे नाचता है। अब भाभी उसे अपने प्यार के जाल में फंसा के रखती है। ओमकार को वो अपनी मीठी मीठी बातों से इस कदर प्रभावित करती है कि जो कुछ भी वो उससे कहती वो हर एक काम करता और उसकी हर एक बात मानता। नतीजा ये होता है कि फिर ओमकार का विवाह हो जाता है। ओमकार की पत्नी का नाम खुशी था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव था। खुशी बहुत ही गरीब घर से थी, लेकिन एक नेक दिल लड़की थी। खुशी अपने ससुराल आती है, लेकिन उसने कभी यह सुख ही नहीं मिलता जो उसे एक पति से मिलना चाहिए। ओमकार जब भी अपने काम से घर वापस आता तो पत्नी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। पत्नी से बिल्कुल ही पास नहीं जाता था, उससे बहुत दूर दूर रहता था। 8-10 दिन गुजर जाते, लेकिन वह कभी खुशी के पास नहीं जाता, यानी कि उसके साथ कभी भी पति पत्नी वाला बर्ताव ही नहीं करता। खुशी उससे बात करने की कोशिश करती या फिर अपना अधिकार जताने की कोशिश करती तो उसे डांट फटकार कर दूर कर देता, क्योंकि ओमकार पहले ही अपनी भाभी के चंगुल में फंसा हुआ था। जैसा भी उसकी भाभी कहती वो ठीक वैसा ही काम करता। कभी पत्नी को पीटता, कभी कुछ, क्योंकि भाभी से बहुत लगाव था और वो भाभी के चंगुल में फंसा हुआ था। जो भाभी के चक्कर में होते हैं वो अपनी बीवी को छोड़ देते हैं। आपने भी देखा होगा, आपके घर के पास आस पड़ोस में ऐसा नहीं हो रहा होगा, हो नहीं सकता। हर जगह आजकल ऐसे ही कहानी किस्से सुनने को मिलते हैं। नतीजा यह तक पहुंच जाता है कि जब ओमकार और उसकी भाभी खुशी को ज़्यादा ही परेशान करने लगता है, बिना किसी वजह से बात बात पर उससे झगड़ने लगता है, तो खुशी अपने मायके चली जाती है और वहीं पर रहने लग जाती है। क्योंकि खुशी बेशक से गरीब थी, लेकिन उसके माँ बाप उसे दिल से प्यार करते थे। उधर ओमकार भी भाभी को सिर्फ पैसों से मतलब था। जो ओमकार से कहती है कि देवर जी, मैंने सुना है विदेश में जाकर लोग खूब पैसा कमाते हैं, आप भी ऐसा करो, कुछ समय के लिए विदेश चले जाओ और खूब पैसा कमाओ, खूब मेहनत करो, खूब दिल लगाकर काम करो।
पैसा ज़्यादा रहेगा तो हम दोनों खूब मज़े की ज़िंदगी काटेंगे। फिर मुझे भी विदेश अपने साथ बुला लेना। अब वो भाभी की बात को टाल ही नहीं पाता और 1-2 महीने में ही उसे वीज़ा भी मिल जाता है और वो फिर विदेश चला जाता है। अपने माता-पिता को विदेश जाने से पहले अपने बड़े भाई और भाभी को उनकी देखभाल के लिए कह कर जाता है और उनसे कहता है कि इनकी पूरी ज़िम्मेदारी आपके पास है और मैं महीने के महीने खर्चे के लिए आपके पैसे भी भेजता रहूँगा। आप मम्मी-पापा का ध्यान रखना। लेकिन जो भाभी होती है अपने पति योगेश से कहती है कि जब तक ओमकार विदेश गया हुआ है, उसके वापिस आने से पहले बुढ़िया और बुढ़े के नाम जो भी खेती है, प्रॉपर्टी है, अपने नाम करवा लेते हैं। ये हमारे लिए भविष्य में काम आएगी। सारी संपत्ति हमारे नाम हो जाएगी तो पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों, योगेश के मन में भी दौलत का लालच आ जाता है और जैसा उसकी पत्नी समझाती है वैसे ही वो करता जाता है। तहसील जाता है और वकील से पहले ही सटीक मना लेता है। अपने बूढ़े माँ बाप को तहसील ले जाता है ये बोलकर कि सरकारी योजना आई है, आपके बुढ़ापे में पेंशन आएगी। बेचारे बूढ़े माँ बाप अपने बेटे की बातों में आ जाते हैं और धोखे से अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी खेती, सारी ज़मीन, सभी चल अचल संपत्ति को अपने बड़े बेटे के नाम कर देते हैं। और ये करवाने वाली सिर्फ ओमकार की भाभी ही होती है जिसने दौलत का लालच अपने पति को दिया था। सब कुछ अपने नाम होने के बाद वो लोग बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं और घर में ताला लगाकर बाहर चले जाते हैं। अब जब बूढ़े माँ बाप के नाम कुछ भी नहीं रहा तो उनके पास पैसा तो था नहीं, कोई जरिया भी नहीं था। बेचारा अपना पेट पालने के लिए गांव से दूर थोड़े रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं। जो कुछ भी कोई देता था खा लेते और ऐसे ही अपनी दिन गुजार रहे थे। उधर दोस्तों ओमकार की पत्नी थी खुशी, उसका भी यही हाल था। कुछ समय के लिए तो उसके मायके वाले उसे रख लेते हैं लेकिन फिर उसकी भाभी बात बात पर ताने मारने लगती है तो खुशी एक दिन तंग आकर विचार करती है कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना चाहिए। कुछ भी करूँगी चाहे भीख मांग कर खाना पड़े, लेकिन यहाँ इनके साथ इस घर में रोज़ रोज़ ताने नहीं सुन सकती। अब वो कहीं किसी घर के भी थोड़े बहुत काम कर देती, कुछ पैसे मिल जाते लेकिन उसका पेट नहीं भर पाता था। एक दिन ऐसे ही घूमते हुए उसे रेलवे स्टेशन पर वह अपने बूढ़े सास और ससुर को भीख मांगते हुए देखती है। उनके पास जाती है और गले लगाकर रोने लगती है। पूछती है कि माँ बाबूजी आपकी ये दशा कैसे हो गई। सास ससुर अपनी आप बीती खुशी को बताते हैं कि तुम्हारे पति तो विदेश चला गया था और तुम्हारी जेठ और जेठानी ने हमसे धोखे से सारी ज़मीन जायदाद अपने नाम करवा ली और हमें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अब हम दोनों दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। खुशी एक नेक दिल और साफ दिल की लड़की थी। वो अपने सास ससुर की ऐसी स्थिति में उनके साथ रहती है। भीख मांगने के अलावा उसके पास कोई दूसरा सहारा नहीं था। कभी कभी खुशी ट्रेन में चना दाल वगैरह बेच लिया करती थी और ऐसे ही अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा में लगे रहती है। ये लोग एक पन्नी का तिरपाल बनाकर उसके नीचे फुटपाथ पर ही रात गुजार लिया करते। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। कुछ समय बाद, लगभग 2 साल बाद, ओमकार को अपने घर की याद आने लगी। वो सोचता है चलो अब घर वापस चलते हैं और भैया भाभी का भी फ़ोन नहीं लग रहा है। अब वो घर आता है तो देखता है कि घर में तो ताला लगा हुआ है। पता नहीं कब से ताला लगा हुआ है। पास पड़ोस वालों ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी ने ये मकान और सभी ज़मीन जायदाद बेचकर कहीं गायब हो गए हैं। यहाँ वो अब रहते नहीं हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। और तुम्हारे माँ बाप को तो तुम्हारी भाभी ने धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। उन बेचारों को हमने खुद अपनी आँखों से अब रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए देखा था। पड़ोस के 1-2 आदमियों ने उसे बताया। ओमकार जब ये बात सुनता है तो उसके होश उड़ गए कि भाभी, पीछे से मैंने अपनी पत्नी को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, उसे हमेशा तंग किया, उसे प्यार ही नहीं दे सका। अब मैं क्या करूँ। वह अपना सिर पीटने लगता है। अब वो अपने माता पिता को खोजता हुआ रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। इधर उधर ढूंढने लगता है तो माता पिता बेचारे भीख मांग रहे थे। अब उसके पास जाता है, उन्हें देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। इतने में ही उसकी पत्नी खुशी, जो कहीं से पानी लेने गई हुई थी, अपने सास ससुर की सेवा में
लगी हुई थी। जैसे ही खुशी ने अपने पति को देखा तो भागकर अपने पति के चरणों में लिपट जाती है और उसने अपने पति ओमकार का आज भी उतना ही सम्मान किया जितना वो पहले करती थी। लेकिन ओमकार ने अपनी भाभी के चक्कर में आके उसके प्यार के जाल में फंसकर अपनी पत्नी को ठुकरा दिया था। लेकिन अपनी पत्नी का आज भी अपने प्रति ऐसा प्रेम देखकर उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा होने लगता है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब वो चारों तरफ एक जगह बैठ जाते हैं और गले लगकर रोने लगते हैं और अपना मन हल्का करते हैं। ओमकार के माता पिता ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी ने हमारे साथ बहुत गलत किया, सब कुछ बेटा हमने उनके नाम कर दिया। उन्होंने तुम्हारा हक भी छीन लिया बेटा और हमें घर से बाहर निकाल कर दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। तुमने भी तब तक हमारी एक ना सुनी थी। वो तो शुक्र है ईश्वर का कि हमारी ये छोटी बहू नेक है और दयालु है। अगर ये हमें ना मिलती तो आज हम कहीं के ना रहते और ऐसे ही भूखे फुटपाथ पर मर जाते। तुमने बहू को ठुकरा दिया था लेकिन बहू आज भी तुम्हें वही इज्जत देती है, वही सम्मान देती है। ऐसी बहू क्या कहीं ढूंढने से भी मिल सकती है। ये सुनकर ओमकार रोने लगता है और अपनी पत्नी खुशी से कहता है कि मुझसे जो गलतियाँ हुई है उसे भूल जाओ और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। तो खुशी कहती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको तो भाभी ने ही अपने वश में कर रखा था। अब आपकी आंखें खुल गई है तो इससे अच्छा हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। तो ओमकार कहता है अब तुम्हें ये काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ यहाँ से चलो, हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे। क्योंकि दोस्तों उसके पास पैसा भी नहीं था, जो कुछ पैसा था वो सभी उसने अपनी भाभी के अकाउंट में डाल दिया था। ओमकार अपनी पत्नी और माँ को साथ लेकर वहाँ से दूसरे शहर चला जाता है और एक सब्जी मंडी के पास छोटा सा कमरा किराए पर ले लेता है। वही मंडी में सब्जी बेचने का पल्लेदारी का काम करने लगता है। गाड़ियों के सामान को सब्जी की लोडिंग अनलोडिंग का काम वो करने लगता है। उसी से जो दिन भर पैसा कमाता अपने घर का खर्च चला लेता। क्योंकि चारों जनों का खर्चा निकालना अपने आप में ही एक मजबूत आदमी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन उसकी पत्नी कहती है कि आप मुझे एक सब्जी की दुकान खुलवा दो, मैं सब्जी बेच लिया करूँगी, आप काम करते रहना, हमें थोड़ा और सहारा हो जाएगा। पैसों का मम्मी पापा घर पर ही रहा करेंगे और बूढ़े हैं बुजुर्ग है, ये अब काम भी नहीं कर सकते। इस बात पर ओमकार के पिता भी सहमति जताते हुए कहते हैं कि बेटा बहू ठीक ही कह रही है, हम भी दुकान पर बैठ जाया करेंगे, धीरे धीरे हमारा ये सब्जी का धंधा चल जाएगा। ओमकार मार्केट में एक अच्छी सी जगह देखकर सब्जी की दुकान डलवा देता है। उधर उसका पति मंडी में पल्लेदारी करता है और खुशी अपनी दुकान के लिए काम करती है। मुनासिब दामों में सब्जियां खरीद लाता है, अच्छी बिक्री होती है, पैसा बचने लगता है। धीरे धीरे पैसा इकट्ठा होने लगता है। किराए का मकान इन लोगों ने ले रखा था। मकान मालिक का किराया भी चुकाते हैं और एक छोटा सा 100 गज का प्लाट भी खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद धीरे धीरे कुछ और पैसा जमा करते हैं, खूब मेहनत लगन से काम करते हैं और घर भी बना लेते हैं। मंडी में काफ़ी समय से काम करने से ओमकार वहाँ के लेन देन को अच्छे से समझ गया था और वो फिर अपनी खुद की एक आड़त खोलता है और उनका बढ़िया रोजगार होने लगता है। इतना अच्छा उनका कारोबार चलता है कि उन्हें कई प्लाट खरीद लिए थे। जितनी प्रॉपर्टी उसके भाई ने हड़प ली थी उसकी 2 गुना वो लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। उधर दोस्तों जो योगेश और उसकी पत्नी प्रॉपर्टी हड़प करके अपनी ससुराल चले गए थे। योगेश के ससुराल वालों ने उनकी खूब सेवा की, लेकिन जब पैसा ख़त्म हो गया तो उन्होंने लात मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया, ये कहते हुए कि जो अपने सगे भाई का ना हो सका वो हमारा क्या होगा। कहते हैं ना कि दोस्तों कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे भी, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जो करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अब वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। एक एक पैसे के लिए तरस रहे थे। 2-2 दिन हो जाते, खाना भी नहीं मिल पाता, पानी पीकर अपनी भूख मिटा रहे थे।
जैसा उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया, अपनी छोटी बहू के साथ किया। आज वही दिन उन्हें देखने पड़ रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक भटकते हुए वो किसी तरह से उसी सब्जी मंडी में आ जाते हैं। जैसे ही योगेश और उसकी पत्नी ओमकार की आड़त में बैठा हुआ देखते हैं तो कई लोग उनके नीचे काम कर रहे हैं। तो ये नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर वो दोनों ओमकार के पास जाते हैं। मम्मी पापा भी वहीं बैठे हुए थे। योगेश की पत्नी जैसे ही अपनी सास और ससुर के चरणों से आशीर्वाद लेने के लिए झुकती है तो ओमकार रोकते हुए कहता है कि भाभी दूर ही रहना, माँ बाबूजी को हाथ भी मत लगाना। क्या किया था तुमने इनके साथ? आप लोगों ने सिर्फ पैसों के चक्कर में इन्हें घर से निकाल दिया। तुम ही ने मुझे मेरी लक्ष्मी जैसी पत्नी से दूर करवा दिया था। तुमने मेरी जायदाद को हड़प लिया। अब क्या करने के लिए आई हो? यहाँ से चली जाओ और हमें अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। हमारा आपसे कोई रिश्ता नाता नहीं है। लेकिन उनकी खराब स्थिति को देखते हुए उसके सास ससुर कहते हैं कि बेटा ओमकार, गलती हुई है, पहले मुझसे भी हुई थी, इनसे भी हुई है। आखिर जो भी है ये है तो तुम्हारे भाई भाभी ही। जो होना था हो गया, अब इन्हें माफ़ कर दो। इस पर ओमकार की पत्नी खुशी भी कहती है कि हाँ, माँ बाबूजी सही कह रहे हैं। ये जैसे भी है तो हमारा परिवार का हिस्सा ही। अगर भैया भाभी कहीं और भी काम करने के लिए जाएंगे तो हमारी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। आप इन्हें भी कोई छोटा मोटा धंधा शुरू करा दीजिए। हमारे साथ जो कुछ भी इन्होंने किया, आज इसका फल ये भुगत चुके हैं। आखिर ये है तो ये मेरी जेठानी ही आज भी मेरे लिए पूजनीय है। ओमकार का गुस्सा भी अब शांत हो जाता है। उसकी भी समझ में आ जाता है कि जो भी हो गया वो अब दोबारा लौट कर नहीं आ सकता और वो अपना पैसा लगाकर अपने बड़े भाई का काम भी शुरू करवा देता है। दोस्तों, दोनों भाई अपने अपने काम को अच्छे से संभाल लेते हैं और अपने परिवार के साथ बड़े ही प्यार और मोहब्बत से रहने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हो यह भी हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।